उन्होंने मुझे एक पैटर्न प्रिंट करने के लिए दिया था। सो द पैटर्न वाज़ अ काइंड ऑफ प्रिज़्म पैटर्न, रोम्बस शेप का पैटर्न था, जिसपी की nth टर्म निकालने के लिए मैंने ब्रूट फोर्स लगाई, फॉर लूप लगाया। बट उसके बाद उन्होंने मुझे कंस्ट्रेंट थोड़े हाई कर दिए, मतलब नंबर ऑफ रेंज हाई कर दी, 10 की पावर आई थिंक 9 के अराउंड कर दी थी। डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करना, और उसके बाद स्कीमास के साथ तोड़ मरोड़ना, किस तरीके से स्कीमा को उसकी रोज़ एडिट वगैरह करना, और ये सब चीज़ें चली थी पूरे राउंड में। जैसे मैंने रिज्यूम जो था, मैंने एक वेबसाइट मैंने मेंशन भी करी है आपको, flowcv.io, तो मैंने वहाँ से रिज्यूमे अपना बिल्ड किया था। सो रिज्यूमे में एंड्रॉइड डेवलपमेंट वो लोग चूज़ करते हैं जिनके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया होता है, और वो जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट आइडिया को एक प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करके सामने क्लाइंट को शो करते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से एंड्रॉइड डेवलपमेंट थोड़ी ठीक होती है, क्योंकि वेब में क्या होता है कि हमें एक तो वेब में थोड़ा टाइम लग जाता है प्रॉपर फ्रंट एंड बनाने में, सर्वर साइड देन बैक एंड। एंड्रॉइड में लिंक्डइन इज सच अ पावरफुल टूल, अगर आपको ठीक से यूज़ करना आता है। लिंक्डइन यूज़ करने के इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, बहुत सारे लोग बताते भी हैं। उस तरीके से मैंने भी लिंक्डइन को यूज़ करना सीखा, और लिंक्डइन पे ही मुझे अपनी एंड्रॉइड, जो मेरी फ्रीलांस और मेरी एंड्रॉइड के 2 इंटर्नशिप्स, तीनों चीज़ मुझे लिंक्डइन से ही मिली थी। सो विद इन 2-3 या 5 मिनट्स अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो बजाय और टाइम वेस्ट करें, हमें ना उसकी जो अप्रोच है, नॉट कोड नहीं, उसकी अप्रोच, उसका जो एल्गोरिथम है, उसकी कोई या तो वीडियो देख लो। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आई एम मयंक सिंह, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ गए हम बीबी प्लेसमेंट प्लेलिस्ट की नई वीडियो के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, रिज्यूम बिल्डिंग और बहुत कुछ जानेंगे आज हम तरुण से। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट किस कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो तरुण, वेलकम टू द चैनल। हाय मयंक, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो तरुण अपने बारे में। हाय व्यूअर्स, माय नेम इज तरुण डालिया एंड आई एम अ बीटेक कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर स्टूडेंट in Bharati Vidyapeeth College of Engineering, and currently I am working as an intern in Posys Technologies as a full stack web developer in Mean Stack. So yeah, that's pretty much about me. पोजिस टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे, बेसिकली कंपनी क्या है, क्या करती है? So Posys Technologies basically it is a product based company, और जो इनका प्रोडक्ट का नाम है वो POS ऐप है. So POS app is basically a web application. The app manages all the workflow of a restaurant. So complete restaurant जो चेन है उसका पूरा वर्कफ्लो जो रहता है वो मैनेज करते हैं। जैसे फ्रंट ऑफ द हाउस मीन्स, मतलब फ्रंट ऑफ द हाउस, मिडल ऑफ द हाउस, बैक एंड, एनालिटिक्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज बाय द पॉस ऐप। जैसे फ्रंट ऑफ द हाउस मीन्स किसी भी हम जैसे किसी स्टोर पे जाते हैं, सो उसके जो सामने स्क्रीन होती है, जो ऑर्डरिंग स्क्रीन होती है, उसका पूरा सॉफ्टवेयर, किस तरीके से बिल्स, ऑर्डर टिकट जनरेट होती हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद बैक ऑफ द हाउस, लाइक जो ऑर्डर टिकट्स किस तरीके से मैनेज होती है बैक एंड द किचन में, उन पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स की इंटीग्रेशन फ्रॉम जोमेटो, स्विगी, सो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इंटीग्रेशन। साथ ही साथ फूड वेस्ट मैनेजमेंट, लाइक वी कैन प्रिडिक्ट हाउ मच फूड should we order on a particular day so that the waste management very less. So यही कंपनी करती है. रोल एंड द सीटीसी दैट इज ऑफर्ड बाय पोजिस टेक्नोलॉजीज टू यू। सो पोजिस टेक्नोलॉजीज जो पैकेज की एक रेंज लेके आई थी 6 to 8.5, सो मुझे ऑफर किया था 6, और रोल ऑफर इज फुल स्टैक वेब डेवलपर ऑन मीन स्टैक। वैसे मैंने वेब डेवलपमेंट करी नहीं थी, मैं एज एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ नियरली अराउंड 2.5 ईयर्स। सो मैं तो बिल्कुल फ्रेश इंटर्न था, मुझे वेब डेवलपमेंट की कोई भी नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल समहाउ दे सिलेक्टेड मी. तो अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो कितने राउंड्स थे पोजिस टेक्नोलॉजीज के? राउंड्स थे, 3 राउंड्स, टोटल राउंड्स थे, जिसमें से अगर हम एचआर राउंड निकालें तो नेट 3 राउंड्स थे। लास्ट तो एचआर राउंड होता ही है, तो 3 राउंड्स थे। पहला तो रिज्यूमे राउंड था, उसमें रिज्यूमे में जो जो पॉइंट्स मेंशन थे, जो जो प्रोजेक्ट्स मेंशन थे, उसके बारे में बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद सेकंड राउंड डीएसए राउंड था। स्टार्ट करते हैं पहले राउंड से, एक एक करके मैं राउंड्स पे आता हूँ। तो पहले रिज्यूमे राउंड के अंदर उन्होंने मुझसे मेरे रिज्यूमे का जो जो मेरी हॉबीज़ थी, और जो मेरी स्कूलिंग थी, जैसे मैं पीसीएम भी था मेरे पास, बायो थी, तो क्वेश्चंस वहीं से अराइज होते हैं कि बायो
के बाद सीधा आपने स्विच क्यों किया? सो वो सब का आंसर देने के बाद फिर उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ब्रीफ पूछा कि किस टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, किस टेक्नोलॉजी पे बनाए हैं तुमने प्रोजेक्ट। जैसे मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो आई थिंक मैंने 5 टू 6 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे, जिसमें से मेरे 3 प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड डेवलपमेंट के थे, एंड्रॉयड ऐप्स थी मेरी, और एक प्रोजेक्ट मेरा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था जो मेरे कॉलेज का मेजर प्रोजेक्ट है। सो उन दोनों एंड्रॉयड और मशीन लर्निंग के बीच की डिस्कशन हुई थी। सो उन्होंने पूछा कि कैसे आपने एंड्रॉयड करी, फिर मशीन लर्निंग पे कैसे स्विच हुए, क्या-क्या फ्यूचर स्कोप्स आप देखते हो मशीन लर्निंग और एंड्रॉयड के, कहाँ-कहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, कैसे आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो उन सब के क्वेश्चंस चले थे। उसके बाद हाँ, बस उसके बाद आई थिंक मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया था, डीएसए राउंड। जो पॉजिस कंपनी के सीनियर डेवलपर थे, उन्होंने मेरा डीएसए राउंड लिया था। डीएसए में मेरे से टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे थे। एक जो क्वेश्चंस सिंपल ही थे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। पहला क्वेश्चन ये था, उन्होंने मुझे एक पैटर्न प्रिंट करने के लिए दिया था। सो द पैटर्न वाज़ अ काइंड ऑफ प्रिज़्म पैटर्न, रोम्बस शेप का पैटर्न था, जिसमें हाफ ऑफ द शेप वाज़ लाइक 1 एंड देन सेकंड रो 2, 3, देन सेकंड रो 4, 5, 6 up to middle, and then the bottom was just the reverse of the upper part. फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, उसमें सिंपल 2 फॉर लूप से और थोड़ा लॉजिक लगाने के बाद बन गया था। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने सोचा कि ट्रिकी बना, बोला कि nth टर्म एक प्रिंट करनी थी सीक्वेंस की। ऑल्दो वो एक एपी थी, तो वो तो दिखने से लग रहा था कि एपी थी, बट जैसे हमें सिखाया जाता है यूट्यूब वगैरह पे कि हमें एकदम से आंसर नहीं देना होता, हमें थोड़ा उनको पहले दिखाना होता है कि हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ जाते हैं। तो पहले वही एक एपी की nth टर्म निकालने के लिए मैंने ब्रूट फोर्स लगाई, फॉर लूप लगाया, बट उसके बाद उन्होंने मुझे कंस्ट्रेंट थोड़े हाई कर दिए, एक मतलब नंबर ऑफ रेंज हाई कर दी, 10 की पावर आई थिंक 9 के अराउंड कर दी थी। तो फिर मैंने बोला सर, क्योंकि कंस्ट्रेंट में 10 की पावर 9 टेस्ट केसेस हो सकते हैं, सो इसलिए हम फॉर लूप ऑर्डर ऑफ एन के थ्रू तो नहीं कर सकते फॉर लूप में, क्योंकि फॉर लूप ऑर्डर ऑफ एन हो जाता है। तो उसने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने एपी की nth टर्म बनाई, एक जनरल टर्म बनाई, फिर जनरल टर्म में सारी वैल्यूज पुट करी, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐसे। तो टोटल फिर उसका सम, आई थिंक सम का क्वेश्चन था, एपी का सम निकालना था nth टर्म का। तो फिर उसका सम का फॉर्मूला बनाया। सो हाँ, फिर उस फॉर्मूले के बाद मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी और शो कर दिया। सो ऑनलाइन कंपाइलर में शो कर दिया था, ऑनलाइन कंपाइलर उन्होंने बोल रखा था कि यूज़ कर सकते हो। सो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बाद उन्होंने मुझसे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज, मतलब टेस्ट करी कि डेटा स्ट्रक्चर्स किन किन कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही बेसिक जो होते हैं कि हर चीज़ का मीनिंग उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया कि इसको मीनिंग पता है कि नहीं पता। सो डेटा स्ट्रक्चर की, लाइक ट्री डेटा स्ट्रक्चर कब यूज़ करते हैं, होता क्या है ट्री डेटा स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स क्या है, ट्री पूछा था और मुझसे हैश मैप्स पूछे थे। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बस थियोरेटिकल नॉलेज टेस्ट करी थी। फिर वो राउंड भी खत्म हो गया था। तो वो राउंड अराउंड 1 आवर तक चल गया था। उसके बाद लास्ट जो राउंड था वो हमारे सीटीओ के साथ था, जो पॉजिस के सीटीओ है रंजीत सर, तो उनके साथ राउंड था। तो वो राउंड कंप्लीटली मतलब कह सकते हैं कि डेटाबेस का राउंड था, डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करना, और उसके बाद स्कीमास के साथ तोड़ मरोड़ना, किस तरीके से स्कीमा को उसके रोज एडिट वगैरह करना, और ये सब चीज़ें चली थी पूरे राउंड में। उन्होंने मुझसे स्कूल का स्कीमा डिज़ाइन करवाने के लिए दिया था कि स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल है, स्कूल के अंदर ये क्लासेज हैं, और फिर टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हो गए, उसके बाद फिर पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं सब्जेक्ट वाइज। सो किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर तो बेसिकली क्वेरीज उन्होंने बस लिखने के लिए कहा था। कंप्लीट डेटाबेस का राउंड था। क्वेरीज उन्होंने पूछा था कि अगर स्टूडेंट के सारे मार्क्स निकालने हो तो क्या क्या क्वेरी लगेगी, कितने डेटाबेस के टेबल्स बनेंगे, स्टाफ का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, और बाकी चीज़ों का अलग। सो और सब्जेक्ट्स का अलग स्कीमा। तो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने डेटाबेस में थोड़ी डीप चल जाती गई, डिस्कशन डीप जाती गई। फिर उन्होंने डेटाबेस में 2-3 चीज़ें मैंने जानबूझ के मतलब गलत भी बोल दी थी, ताकि एक पॉइंट होता है ना कि सामने रखने के लिए उसको भी लगे कि हाँ गलत हो गया। जनरली हम प्रेफर क्या करते हैं, जनरली एक यूट्यूब से मैंने सीखा था कि एडवाइस थी, किसी ने दी थी कि जब तुम्हारा इंटरव्यू स्मूथ जाता रहे ना, तो बीच में कुछ गलत जानबूझ के कर दो, थोड़ा सा कुछ गलत बता दो या फिर थोड़ा सा अलग बता दो, जिससे क्या हो कि सामने वाले के पास एक क्वेश्चन अराइज हो जाए कि ये क्या किया तुमने, या फिर उस पर फिर क्वेश्चन हो। सो वही सब मैंने किया, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की सारी वीडियोस देख के चला गया था एक दिन पहले यूट्यूब पे। तो बस वही सब चला। फिर डेटाबेस का स्कीमा वगैरह डिज़ाइन, बस वो राउंड पूरा डेटाबेस, कंप्लीट डेटाबेस का स्कीमा डिज़ाइनिंग राउंड था। उन्होंने पूछा कि एनी क्वेश्चंस, तो फिर अगेन हाँ, हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, और
क्या आगे कंपनी की स्कोप है, क्या ग्रोथ चल रही है, या फिर हमें हमारी एज अ पर्सनल ग्रोथ कैसे हो पाएगी कंपनी में अगर हम ज्वाइन करते हैं। तो बस ये सब चीज़ें मैंने क्वेश्चन पुट अप्स किए थे। दैट्स इट। बस इतना ही चला था। फिर 2-3 दिन के बाद आई थिंक ऑफर लेटर के मेल्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो आपने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। हम डिस्कशन करते हैं रिज्यूम के बारे में, जो आपने फर्स्ट राउंड का बताया कि रिज्यूम आपने कहाँ पे बनाया था एंड कैसे बिल्ड किया था, उसमें क्या-क्या बेसिकली ऐड किया था रिज्यूम में, जो आपका प्रोसेस ईज़ी हो गया? हाँ, सो जनरली जैसे मैंने रिज्यूम जो था, मैंने एक वेबसाइट मैंने मेंशन भी करी है आपको, flowcv.io, तो मैंने वहाँ से रिज्यूमे अपना बिल्ड किया था। सो रिज्यूमे में सीरीज इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, हाउ यू पुट अप योर प्रोजेक्ट्स इन व्हाट सीरीज। लाइक जैसे अगर कोई डेवलपमेंट की कंपनी आती है, तो डेवलपमेंट की कंपनी में अगर कोई रोल आता है एंड्रॉइड या फिर वेब डेवलपमेंट का, तो आपको पहले डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रखने चाहिए। सपोज आपके एमएल के भी प्रोजेक्ट्स हैं या ब्लॉकचेन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको सबसे टॉप पे ना रख के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं सबसे पहले उनको रखना चाहिए। और मैंने 2 कॉलम मैंने अपना रिज्यूमे मेंटेन रखा था। सो मैंने वो प्रॉपर इंटरनेट ऑनलाइन बनाया था अपना flowcv.io से। तो दैट इज़ अ कंप्लीट फ्री वेबसाइट। सो वहाँ से हम अपना बना सकते हैं अच्छे से रिज्यूमे। रिज्यूमे की साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप प्रोजेक्ट्स ऐप डेवलपमेंट के बारे में थे, राइट? यस, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ओके, सो उसके बारे में कुछ बताएँगे, हाउ टू लाइक टू लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट? सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट। सो मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट अपने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था। सो सबसे पहले तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वेब डेवलपमेंट करें या एंड्रॉइड डेवलपमेंट करें। सो मैंने इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया था, मैंने कैसे सोचा था कि मैंने देखा था कि जनरली एंड्रॉइड डेवलपमेंट वो लोग चूज करते हैं जिनके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया होता है और वो जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट आइडिया को एक प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करके सामने क्लाइंट को शो करते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से एंड्रॉइड डेवलपमेंट थोड़ी ठीक होती है, क्योंकि वेब में क्या होता है कि हमें एक तो वेब में थोड़ा टाइम लग जाता है प्रॉपर फ्रंट एंड बनाने में, सर्वर साइड देन बैक एंड। एंड्रॉइड में क्या है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है चीज़, एक छोटा सा प्रोडक्ट होगा उसमें सारी इंप्लीमेंटेशन हो जाती हैं। सो इसलिए और जनरली मुझे एंड्रॉइड से थोड़ा वैसे भी इंटरेस्ट था, और पहले से इंटरेस्ट था एंड्रॉइड में, एंड्रॉइड फ़ोन हम चलाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हो जाता था। सो वहाँ से मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी। मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोडिंग निंजास का एक कोर्स था एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, सो वहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी। कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट वगैरह प्लेलिस्ट देखी। अनुज भाई की प्लेलिस्ट थी, लव बब्बर भाई की प्लेलिस्ट थी, तो उन्होंने एंड्रॉइड ऐप्स बना रखे थे कॉटलिन में। सो मैंने वहाँ से वो ऐप्स बनाई और फिर वहाँ से थोड़ी नॉलेज गेन करी। फिर एक्चुअल एंड्रॉइड की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो स्टडी करना चालू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिलते गए। फिर मैंने फ्रीलांस भी किया एंड्रॉइड के अंदर। तो फ्रीलांस करने के बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिले। एक और इंटर्नशिप करी एंड्रॉइड में, 2 इंटर्नशिप इनफैक्ट मैंने एंड्रॉइड में करी। सो वहाँ से भी काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिली। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू द एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड सेकंड इज़ मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग का जो मेरा प्रोजेक्ट था वो सीसीटीवी बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम, मैंने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था मेरा। सो उसमें तरीके से वीडियोस को हम फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर फ्रेम से हम इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर जो भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है, सो ट्रू और फॉल्स। सो दिस इज बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन। तो इसी के एल्गोरिथम पे मेरा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है। मशीन लर्निंग वहाँ से सीखी प्रोजेक्ट को, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रही है मेरी मशीन लर्निंग में। जैसे जैसे एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करे वैसे वैसे मशीन लर्निंग की टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज, पाइथन और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन चलती है, वो सब चीज़ें लर्न करी इंटरनेट से, यूट्यूब से। सो ऐसे मशीन लर्निंग करी। और अब पॉजिस में मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। सो दोनों ही डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। सो ऐसे मशीन लर्निंग और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करी मैंने। प्रोजेक्ट के आइडियाज़ दे सकते हैं ऐप डेवलपमेंट के? ओके, सो आजकल ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको ना बहुत सारे, आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा लो अपने आसपास। लाइक सपोज आइडियाज़ कैसे डेवलप होते हैं, जैसे आप किसी भी, जैसे आप मान लो कॉलेज में ही हो, ठीक है, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो आप सबसे पहले तो अपने आसपास प्रॉब्लम्स फाइंड करो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो मैनुअली होती आ रही है, मतलब कॉलेज में या फिर स्कूल्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनुअली हो रही है। लाइक नॉर्मल रजिस्टरिंग या फिर रजिस्ट्री का काम हो गया, या फिर अटेंडेंस हो गया, जो टीचर्स नॉर्मली अटेंडेंस प्रॉपर्ली मैनुअली करते हैं। सो हमें ऐसी चीज़ें फाइंड करनी होती है जो जो चीज़ें मैनुअली हो सकती हैं, और हम उन मैनुअल चीज़ों को किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ढूंढनी होती है, तो ये हमें वैसे भी मिल जाती है बहुत बार। तो जनरली जो जो चीज़ मैनुअली हो सकती है
जो मेरे आसपास होती थी, मैं उनको ऑटोमेट करने की कोशिश करता था। सो जैसे आपने बताया आपने इंटर्नशिप्स करी थी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, तो वो इंटर्नशिप्स आपने कहाँ से ढूँढी एंड हमारे जूनियर्स कहाँ से ढूँढ सकते हैं एंड्रॉयड की इंटर्नशिप्स? एंड्रॉयड की इंटर्नशिप्स जनरली लिंक्डइन पे बहुत, लिंक्डइन इज सच अ पावरफुल टूल। अगर आपको ठीक से यूज़ करना आता है लिंक्डइन को यूज़ करने के, इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, बहुत सारे लोग बताते भी हैं। उस तरीके से मैंने भी लिंक्डइन को यूज़ करना सीखा, और लिंक्डइन पे ही मुझे अपनी एंड्रॉयड, जो मेरी फ्रीलांस फ्रीलांस और मेरी एंड्रॉयड के 2 इंटर्नशिप्स, तीनों चीज़ मुझे लिंक्डइन से ही मिली थी। सो मैं तो लिंक्डइन ही यूज़ करता हूँ जनरली। लिंक्डइन इज़ मोर देन सफिशिएंट टू फाइंड एनी गुड इंटर्नशिप्स वगैरह। एंड आई एम मूविंग टू लाइक डीएसए पार्ट, कैसे स्टार्ट किया बेसिक डीएसए को? ओके, सो बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो मेरे पास 11th-12th में कंप्यूटर साइंस तो नहीं थी, मेरे पास बायोलॉजी थी और मैथ्स थी। सो आने के बाद पता लगा कि कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली होता क्या है, क्या कोड होता है, कोड का मतलब क्या होता है, कोडिंग किसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में इनफैक्ट स्टार्ट कर दी थी, जब कोविड आई थिंक हिट हुआ था। सो वहाँ से तब मैंने अपनी एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट करी। मैंने लेटेस्ट सी जो बुक है, सी लैंग्वेज से मैंने स्टार्ट करा। लेटेस्ट सी मैंने पूरी पूरी गो थ्रू करी खुद से, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, सिर्फ बुक बुक पढ़ी। सो उस बुक को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि 80-90% हमें थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, माइंड क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में कोडिंग होती क्या है और किस तरीके से कोडिंग करनी चाहिए। उसके बाद से लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। लैंग्वेज मतलब बेसिकली कोडिंग का मतलब क्या होता है, किस क्या कोड होता है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज किसको बोलते हैं, कोडिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं, कंप्यूटर या फिर कंपाइलर किस तरीके से उस कोड को समझता है। वो सब चीज़ें बुक से मैंने समझ ली थी। फिर आते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे बात, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मैंने कैसे स्टार्ट करे, वो मैंने कोडिंग निंजा का कोर्स किया था, डीएसए वाला, बहुत फेमस कोर्स है। सो वो मैंने चूज़ किया था बिकॉज उस कोर्स में कोडिंग निंजा में बस ये था कि वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, एकदम लाइव टेक्निकल असिस्टेंट, तो वो एक फीचर जो मुझे अच्छा लगता था। वहाँ से फिर मैंने डीएसए किया। उसके बाद फिर मैंने लीड कोड करना स्टार्ट किया। लीड कोड में डेली क्वेश्चंस करता था, डेली लीड कोड के जो क्वेश्चंस होते थे। सो डीएसए के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लो प्लेसमेंट में जनरली पूछे जाते हैं। एरेज, ठीक है, जनरली मैंने जितने इंटरव्यूज दिए थे उसमें एक तो एरेज के क्वेश्चन बहुत थे, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन बहुत थे, स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन के क्वेश्चन बहुत थे, लिंक लिस्ट के भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे थे। सो एरेज, लिंक लिस्ट और पैटर्न्स, और जनरली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, जैसे अब जैसे मेरे को ये एपीजीपी का क्वेश्चन जो पूछा था उसने, सो ये वैसे तो कोई डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं है, बट ये जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट में आते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉपर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वैसे तो आप गीक फॉर गीक का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंटेंट है, गीक फॉर गीक्स का पर्टिकुलरली, वो काफ़ी अच्छा है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो वहाँ पे गीक फॉर गीक से बहुत अच्छी हो जाती है। इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लीड कोड और इंटरव्यू बिट पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों दोनों जगह पे। और बाकी जो क्वेश्चंस है वो, जैसे बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपको प्रिपेयर करने, तो अगेन लीड कोड जो बहुत सही है। लीड कोड पे आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉपर क्यूरेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रिपेयर करना है प्रॉपर डीएसए वगैरह, तो आप स्ट्राइवर की जो शीट है, 30 डेज की जो शीट है, वो बहुत ही प्यारी शीट है, उसको कर लो। ठीक है, रिकर्जन अगर मास्टर करनी है, रिकर्जन मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकर्जन मास्टर करनी है, स्ट्राइवर की सीरीज देख लो। स्ट्राइवर ने बहुत बढ़िया तरीके से रिकर्जन समझा रखा है। और भी अगर और टाइम बच रहा है, अगर बबर की जो 500 आई थिंक 250 के आई थिंक अराउंड की जो शीट है, लव बबर की शीट जो है, उसको कर सकते हो, वो भी काफ़ी ठीक शीट है। तो शीट्स जरूर करना, कोई ना कोई शीट जरूर कर लेना, लव बबर की या फिर स्ट्राइवर की। I will be adding all these resources in the description so you people can check out from there. सो तरुण, काफ़ी जूनियर्स को डाउट होता है कि डीएसए के लाइक कितना टाइम देना चाहिए ताकि उससे प्रिपरेशन इतनी हो जाए कि लाइक कंपनीज क्रैक कर लें। सो कुछ आप उसका आइडिया देंगे? सो अगर आप मेरी तरह बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कि आपको कुछ नहीं पता डीएसए होता क्या है, कुछ नहीं पता कोडिंग में लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज सीखिए, सी प्लस प्लस या फिर जावा, जो भी आपको सूट करती है। मैंने सी प्लस प्लस करी थी। सो एक तो लैंग्वेज, एंड देन उस लैंग्वेज पे डीएसए। सो इसको कंप्लीट अगर आपको टाइम देना है, तो अराउंड 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपका, 3 मंथ्स इनफैक्ट, 3 मंथ्स के अंदर आपका डीएसए भी प्रिपेयर हो जाता है आइडियली, कि जिससे आपको क्वेश्चंस थोड़े बहुत करने आते हैं। और उसके बाद फिर इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सो डीएसए प्रिपेयर करने के बाद उन्हीं टॉपिक्स के जो क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको इन शीट्स पे, लवबर या फिर स्ट्राइवर शीट पे मिल जाएंगे, या फिर आप
इंटरव्यू बिट या फिर लीड कोड पे आप अगर लीड कोड का फिल्टर अप्लाई करेंगे ना, सॉर्ट वाला फिल्टर की टॉप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वो वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्यूजन और होता है मैंक जूनियर्स के अंदर कि जूनियर्स जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो सपोज करो उनको नहीं आता क्वेश्चन, तो फिर वो उस क्वेश्चन पे उनको पता है, इन माइंड पता है कि उनसे नहीं होगा क्वेश्चन, या उनको क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि अगर हम कोई क्वेश्चन रीड करते हैं तो विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर एक एल्गोरिथम हमारे माइंड के अंदर एक बन जाता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद जो टाइम जाता है वो सिंटैक्स बनाने में और जो प्रॉपर कोड करने में जाता है। सो विद इन 2 3 या 5 मिनट्स अगर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो बजाय और टाइम वेस्ट करें, हमें ना उसकी जो अप्रोच है, नॉट कोड कोड नहीं, उसकी अप्रोच, उसका जो एल्गोरिथम है उसको, उसकी कोई या तो वीडियो देख लो या फिर कोई उसके जो टिप्स जो होते हैं उनको पढ़ सकते हैं। सो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमको क्वेश्चन नहीं आया, हमने आंसर देख लिया। आंसर नहीं देखना, उसकी अप्रोच समझ लो। अप्रोच एंड कोड इज टू डिफरेंट थिंग्स। तो हमेशा अप्रोच देखनी चाहिए कि अप्रोच क्या होती है। उस अप्रोच को पढ़ने के बाद देखो कि क्या इस अप्रोच के अलावा भी कोई और अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन के करने के 2 3 तरीके देख लो, दो इनफैक्ट दो तो देखो, ताकि पता लगता है कि फिर मतलब उससे ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाना चाहिए। थर्ड राउंड में बोला कि आपसे डेटाबेस पूछा गया था, तो कुछ डेटाबेस की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करी थी? हाँ, डेटाबेस जो है, डेटाबेस का हमारा सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में भी है, हमारे हमारे पूरे करिकुलम में भी सब्जेक्ट है डेटाबेस का, डेटाबेस मैनेजमेंट पूरा। सो एक तो वहाँ से थोड़े बहुत जो टॉपिक्स होते हैं, थोड़े बहुत जो टर्म्स होती हैं, वो सब तो वहाँ से पता थी। प्लस जो इंटरव्यू रिलेटेड जो डेटाबेस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, इंटरव्यू बिट के अंदर। तो वहाँ पे प्रॉपर जो टर्म्स हैं जो जनरली इंटरव्यूअर पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, सो डेटाबेस के अंदर वो सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और मैंने डेटाबेस का जो एसक्यूएल की जो क्वेरीज जो जनरली इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं, उसकी मैंने प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करी थी। ऑनलाइन एक वेबसाइट है जावा पॉइंट, जावा पॉइंट के अंदर एसक्यूएल के मुझे थोड़े अच्छे नोट्स मिल गए थे, और उसी में एसक्यूएल का एक कंपाइलर भी मिल गया था। तो वहाँ से मैंने उसमें एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करके देखी। मैंने एक टेबल पे जितनी क्वेरीज हो सकती थी वो अपने लेवल पे परफॉर्म करी, और जो एक्स्ट्रा जो क्वेरीज होती है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो डेटाबेस के अंदर टॉपिक के अंदर जो थोड़े डीप जाएंगे तो टर्म्स मिलती हैं, तो वो सब मैंने पढ़ ली थी। बस थ्योरी लेवल की पढ़ी थी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। इतना ही वो पूछते हैं बस डेटाबेस का। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो डेटाबेस का नॉर्मल स्कीमा होता है, वो नो एसक्यूएल और एसक्यूएल दोनों के बीच में एक माइंड के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एसक्यूएल स्कीमा होता है और क्या नॉन एसक्यूएल डेटाबेस स्कीमा होता है, कब हमें। और जनरली एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंपनीज में पूछा जाता है डेटाबेस के ऊपर, कि कब एसक्यूएल यूज करते हैं और कब नॉन एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं। और रियल टाइम एग्जांपल, मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछा जाता है कि कहाँ आपको एसक्यूएल यूज करना चाहिए और कहाँ नॉन एसक्यूएल। या फिर अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई भी एंड्रॉइड या फिर वेब के अंदर एसक्यूएल यूज किया है, तो क्यों एसक्यूएल यूज किया है, इसका पहले से ही आंसर बना के जाना कि क्यों एसक्यूएल यूज किया है। कुछ कोर सब्जेक्ट्स पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? एज सच तो पॉजिस में मुझसे नहीं पूछे गए थे, बट एसेंचर के अंदर मुझसे कोर इंटरव्यूज के अंदर मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक पूरा क्वेश्चन तो ध्यान में नहीं आ रहा, बट आई थिंक वो क्वेश्चन था कि किस तरीके से हमारे जो हमारे सीपीयू को जो प्रोसेस जो कमांड्स मिलती है वो किस तरीके से क्यू में एंटर होती है, और किस तरीके से वो पूरे क्यू एग्जीक्यूट होती है। क्यू के जो प्रोसेस होते हैं वो किस तरीके से क्यू के अंदर पुश होते हैं, किस तरीके से पॉप होते हैं और कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। आई थिंक उसका एक छोटा सा क्वेश्चन था। And last tip you want to mention for our juniors as their placement season is approaching? सो माय लास्ट टिप इज, जनरली मैंने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट जो मतलब मेरे साथ के बैचमेट्स थे, वो डीएसए में बहुत बहुत ठीक थे, बट उनको डेटाबेस का इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब डेटाबेस की मतलब जिस लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं थी। इनफैक्ट नॉलेज तो थी बट प्रैक्टिस नहीं थी। सो मेरी ये टिप रहेगी कि डीएसए तो करो, डीएसए ठीक है, बट जो प्रॉपर डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरीज, और जैसे मैंने अभी जो जो क्वेश्चंस बताए डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस स्कीमा डिजाइनिंग, बेसिक स्कीमा डिजाइनिंग, और उस स्कीमा पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो डेटाबेस जो है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाना। सो जैसे आप अभी एसडी इंटर्न है एट पोजेस्ट, तो उसमें लाइक आपको कैसा वर्क कल्चर है वहाँ पे पोजेस्ट में? वर्क कल्चर तो बहुत बहुत ही औसम है। लोग भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव लोग हैं, स्पून फीडिंग नहीं करते, खुद से तुम्हें आइडियाज देते हैं कि किस तरीके से तुम इंटरनेट पर उसको सर्च कर सकते हो। बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है जो जो बाकी के इंटर्न्स हैं या बाकी के सीनियर डेवलपर्स हैं, वो तुम्हें किस तरीके से कोड
मॉड्यूलर कोडिंग जो होती है, एक टॉपिक होता है मॉड्यूलर कोडिंग, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री लेवल का कोड होता है, प्रोडक्शन लेवल का कोड होता है। सो वो सब बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं, बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। स्टार्टअप होते हैं उनमें लर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सो मैंने इसलिए स्टार्टअप चुना था क्योंकि मेरे पास एसेंचर का भी ऑफर था। दैट्स इट। Thank you so much, Tarun, for connecting here and taking out time for us. थैंक यू मैम, थैंक यू। पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।